उन बच्चों के बारे में आपका क्या कहना है जो ये सोच रहे हैं कि पहले अच्छा हो चुका था अब कम ना हो जाए, अब कम ना हो जाए? वही बात मैं आपको अभी वही समझाने की कोशिश किया। तो नमस्कार दोस्तों, इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कोटा क्लासेस रोहतक से श्री S.K. झा टीचर हैं, दरभंगा से हैं वैसे हैं, और करीब 15 से 20 साल हो चुके हैं ये बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, नीट की तैयारी करवाते हैं। S.K. झा जी, आपका स्वागत है हरिभूमि पर। थैंक यू। आप 15-20 साल से कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को, ये जो अचानक जो सुसाइड के केस बढ़े हैं, इसको कहाँ देखते हैं आप, कारण क्या है इसका? देखिए, सुसाइड के सबसे मेन जो कारण होते हैं ना, वो होते हैं प्रेशर। और प्रेशर लेवल क्यों इंक्रीज करता है? तैयारी आज के डेट में क्या होता है ना, कि जो तैयारी होता है ना, बच्चा 8-9 से करने लगते हैं। अब बच्चा 8th क्लास में आया, अब हमारे समय में बच्चे 8th में जानता भी नहीं था कि नीट क्या होता था या जेईई एडवांस क्या होता है, ये क्या होता था। आज के डेट में क्या है ना, कि बच्चे 8th क्लास में 11th-12th की तैयारी करके बैठे रहते हैं। क्यों करते हैं वो? अब ये इसके पीछे parenting है। हाँ, इसके पीछे कहीं ना कहीं पेरेंट्स का प्रेशर है। तो बच्चे साइकोलॉजिकली वो फिट हो गए हैं कि नहीं, मेरे को जेईई में जाना है या मेरे को नीट में तैयारी, नीट के लिए जाना है, क्या करना है। अब वो बच्चा 8th-9th में 11th-12th करके बैठ गया है। अब उसके जितने फ्रेंड्स हैं वो तो 8th में 8th ही पढ़ा होगा, 9th में 9th ही पढ़ा होगा। अब वो बच्चा जब 11th में आता है, जब बच्चा वो 12th में जाता है, अब उसको यही नहीं पता कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, जबकि वो बच्चा मेहनत कर रहा है। लेकिन जब वो अपने साथ के बच्चे को देखता है, उसको लगता है कि यार ये बच्चे को तो पूरा 11th-12th पहले से आता है। तो बस उसका डिप्रेशन लेयर वहीं से स्टार्ट होना शुरू होता है। वो अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है। हाँ। दूसरी बात क्या होता है कि मैंने जहाँ तक देखा है, खासकर नीट के एग्जाम में, और ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, खास करके नीट में दिखाई देता है। इसके पीछे क्या वजह है ना, कि आप जरा समझो, बच्चा 11th में आता है, 10th के सिलेबस तो बहुत कम होते हैं। अब बच्चा एकाएक 11th में आता है, बच्चा ये सोचता है कि मैं मेडिकल लिया तो मैथ्स से तो छुटकारा, मैंने चलो पार गया। लेकिन वो जैसे 11th में आता है तो एकाएक उसको मिलता है मैथमेटिकल टूल्स। अब वो बच्चा कर रहा है, उसको इंटीग्रेशन मिल रहा है, डिफरेंशिएशन मिल रहा है, बच्चा बस 10 से 15 दिन बाद ही उसको बिल्कुल उलझ जाता है कि ये क्या हो गया। अब धीरे धीरे वो क्या करता है ना, सब्जेक्ट से वो दूर भागने लगता है। अब सब्जेक्ट से जैसे दूर भागेगा तो भाई चैप्टर तो निकलते ही चले जाएंगे। एक चैप्टर नहीं समझ में आया तो कोशिश करता है कि चल कोई नहीं, पहले अगला चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगला चैप्टर भी नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे क्या करता है कि चीज़ें वो पढ़ना कम कर देता है। फिर वो जब और बच्चों को देखता है, उसको लगता है यार इस बच्चे को तो पूरा आता है। बस वहीं से उसका डिप्रेशन लेयर स्टार्ट हो जाता है। मेरे सामने में, आप मानोगे, मेरे सामने में कई ऐसे केस आए जब मैंने ये देखा, एक बच्ची पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि कभी कभी वो बहुत अच्छा जवाब देती थी और कभी कभी मैं देखता था। महत्वपूर्ण बात है जो भी आप कह रहे हो। हाँ, आपने उस बच्ची को, हाँ, मैंने एनालाइज किया। मैं देखा कि वो बच्ची कभी बहुत अच्छे से जवाब दे रही है और अगले ही पल मतलब ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मानो उसको कुछ आता ही नहीं हो। मैंने 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रिसर्च किया इस पर। मैंने कहा यार आखिर बात क्या है। और यही सेम प्रॉब्लम एक लड़के में मेरे को दिखाई दिया। तो मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा दिक्कत क्या है, क्या कॉन्सेप्ट्स की कमी है? नो सर। फिर टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आते? पता नहीं सर। प्रेशर की चीज का है। अब जरा समझने की कोशिश करिए आप, हो क्या रहा है, एग्जैक्ट चीजें कहाँ से आ रहा है। तो मैंने देखा कि इसको तो कंटेंट तो बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने उससे पूछा कि बच्चे ये बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको प्रेशर में चल रहे हो? बोला सर यस, लग रहा है मुझे, थोड़े से प्रेशर लग रहा है। ठीक है, आप जरा समझना ध्यान से। मैंने कहा क्या ऐसा तो नहीं कि आप नींद नहीं ले पा रहे हो? बोला सर एग्जैक्ट प्रॉब्लम यही है कि सर हम नींद ही नहीं ले पाते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ से आ रहा है ना कि एक बच्चा नींद नहीं लेगा। वो क्यों नहीं ले रहा है नींद? नींद नहीं ला, प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर भी है, रैंकिंग का है, पढ़ाई का है, फैमिली का है, ये कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में उसको फैमिली का भी प्रेशर हो सकता है। सबसे बड़ा प्रेशर होता है उस बच्चे को कि उसके जो सराउंडिंग्स हैं, जो और बच्चे हैं। जैसे अभी जो आप बात बता रहे थे ना, हाँ, उसमें एक छोटा सवाल ये है कि क्या आपने ना कभी कोई ऐसा बच्चा देखा है जो
जो प्रेशर ले रहा हो और वो टूट चुका हो, बिल्कुल जो भी आपने बताया था। मैं एग्जैक्ट आज की बात बता रहा हूँ। और फिर उसको दूर करने के लिए क्या मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, आज सुबह की बात बता रहा हूँ। बच्चे का नाम नहीं लूंगा। एक बच्चे से मैंने देखा कि वो बच्चा ऐसे पकड़ के बैठी हुई थी। अभी उसका जो टेस्ट सीरीज हमने लिया तो टेस्ट सीरीज में उसका 690, 720 में 700, 705, 710V, 680V ऐसे चल रहा था उसका स्कोर। तो मैंने देखा कि वो बच्चा ऐसे करके बैठी हुई है। मैंने कहा बच्चे बेटे क्या हो गया? सर यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। क्लासेस की बात है। हाँ, क्लास से बाहर वो बच्चे बैठ के तैयारी कर रहे थे। मैंने क्या हुआ एग्जैक्टली? तो बोले कि सर मेरे को यहाँ ना बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा क्या कर रही हो तुम? सर पता नहीं। मैंने कहा नींद कंप्लीट हुई थी? तो पता नहीं सर मेरे को दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। मैंने कूल हो जाओ पहले। मैंने कहा ये समय नई चीज़ पढ़ने का नहीं है। जिस बच्चे का 21 तारीख को पेपर होगा वो नया चीज़ कैसे पढ़ेगा? तो गुड़िया कहती है सर टेस्ट सीरीज देने जाना है। तो मैंने कहा टेस्ट सीरीज के लिए सर आपने दिया था टेस्ट सीरीज, वही टेस्ट सीरीज। मैंने कहा कुछ नहीं करना, ये समय टेस्ट सीरीज का भी नहीं है और ये समय नई चीज पढ़ने का भी नहीं है, क्योंकि दोनों चीज से आपका प्रेशर लेवल इंक्रीज करेगा। तो फिर ये समय किस चीज के लिए? ये समय है छोटे छोटे फार्मूला रिवाइज करने का। ये समय है जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं बस उसको रिवाइज करने का। तो वो बात बता रहे हो कि मान लो कि जैसे वो प्रेशर में तो पहले ही है, उसकी सिर में दर्द है, तो वो कैसे रिवाइज थोड़ी करेगी? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। तो उससे पहले वो नींद कंप्लीट करे, थोड़ी देर के लिए किताब से वो अलग हो जाए। हाँ, वो टहले, वो नींद कंप्लीट करे और टहले, और हो सके है तो अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी देर बैठ करके हंसना है, बोलना है थोड़े से। इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रोल होगा कि पेरेंट्स को भी बच्चे के साथ अभी इस समय में बैठना चाहिए कि बेटे जैसे आपके बच्चे हैं बहुत सारे, आप इनको क्या टिप्स दोगे कि आप लोगों ने डिप्रेशन में प्रेशर में नहीं आना है? आ जाओ सर, आ जाओ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम ना किसी बच्चे की हैसियत नहीं बताता, और एक एग्जाम से हम ये नहीं बता सकते ना कि उस बच्चे का लेवल क्या है। क्या जरूरी तो ना, अगर ऐसा होता तो आप चीजों को समझिए, जो जे एडवांस का ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट होता वो जेई मेन का भी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट होता। क्या पता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि किसी भी वजह से बच्चे का माइंड नहीं क्लिक किया होगा, बच्चा पेपर नहीं दिया होगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बच्चा खराब है। हो सकता है रिवाइज नहीं सही से हुआ होगा, हो सकता है तबीयत एकाएक कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, माइंड क्लिक नहीं किया होगा, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, जैसे आपकी ये क्लासेस हैं, आपको इतने साल हो चुके हैं, बच्चों को आप तैयार कर रहे हो, बच्चों की मानसिक स्थिति को परखना, और फिर अगर आपको ये लग रहा हो कि हाँ भाई ये बच्चा ना तनाव में आ रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसके लिए भी कोई व्यवस्था होती है कोचिंग सेंटर्स में? बिल्कुल होती है, काउंसलिंग की व्यवस्था उसकी। जैसे यहाँ पर है, हमें जब भी लगता है, हम खुद ही काउंसलिंग बच्चों को करते हैं, तो हमें जब लगता है ना कि एक बच्चा नहीं नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, जो वो काउंसलिंग होता है उसमें बस ये जानने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। मैंने बताया ना आपको, वही चीज़ है कि एक बच्चा सर पे ऐसे हाथ पकड़ के बैठी है, तो ऐसे बैठने से समाधान तो उसका नहीं निकल जाएगा। तो हमने बस वो चीज देखा, मैं उसी वक्त रुक गया, मैं क्लास में जा रहा था, मैं क्लास में जाना, मैंने कहा क्लास तो 5 मिनट बाद हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इस बच्चे का जिंदगी खराब हो जाएगा अगर इस स्टेज में बच्चा छोड़ दिया तो। मैं रुक गया, मैंने कहा बेटे छोड़ो सारी चीजों को, टहलो, पहले पानी पियो, और पहले वो सारी चीजों को छोड़ के बस रिवाइज करो, क्योंकि ये समय सिर्फ रिवीजन का है, और उससे पहले थोड़ा सा माइंड फ्रेश करो। कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होता। मैंने आपको क्या बताया कि एग्जाम के समय में प्रेशर होना ये स्वाभाविक बात है। परीक्षा कैंसिल होगी नीट की, नहीं देखिए वो उनको सहन नहीं हो रहा है बच्चों को। देखिए ये बात तो जायज, ये बात तो जायज है कि पेपर कैंसिल हो गया। हाँ। अब पेपर कैंसिल हो गया तो बच्चे यही सोच रहा है ना कि दोबारा मेरा एग्जाम अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये कैसे हम बता सकते हैं। उसके लिए टीचर्स का क्या रोल रहता है? टीचर्स का ये रोल होता है कि बच्चे के साथ बैठे। जब बच्चे का एक बार अच्छा पेपर हो गया है, इसका मतलब उसके इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट्स में कोई कमी नहीं है, बस उसको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। एज ए टीचर्स मैं भी हर बच्चे को प्रोत्साहन देने की कोशिश करता हूँ। जो भी टीचर्स हैं या जो भी पेरेंट्स मेरी बातें सुन रहे होंगे, वो अपने बच्चे के साथ बैठें,
और उसको बस प्रोत्साहन दे। अब एक बात और बताता हूँ, एक एग्जाम क्या पता, मैं कहता हूँ ठीक है रीनीट में नहीं अच्छा स्कोर हुआ, अब जरा समझने की कोशिश करिए, क्या पता ईश्वर ने शायद उससे भी कोई बड़ा चीज हमारे लिए लिखा है और वो रास्ता दिया जा रहा है कि नहीं तुम इससे भी बड़े बनो। तो इसका मतलब ये नहीं होता, ये बात समझने की जरूरत है बच्चों को भी। नहीं, इसमें मैं बताता हूँ, अभी मैं आपको इसी सेंटर की बात बता रहा हूँ। एक बच्चा मेरे को जब टेस्ट होता है, जरा समझने की कोशिश करें कि क्या साइकोलॉजिकल ये चीज़ें होती है। एक टेस्ट होता है, तो टेस्ट में कई बार क्या होता है ना कि OMR भी गलत हो जाता है, गलत चेक हो जाता है OMR भी। तो कई एक आध बच्चे का आ जाता है, कंप्यूटराइज चीज़ होता है तो हो ही जाता है। तो मैं देखता हूँ कि बच्चे ना लाइन से खड़े हो जाते हैं। वो बच्चा क्यों लाइन से खड़े होते हैं, जरा समझने की कोशिश करिए। वो बच्चा ये चाहता है कि मेरा नंबर अच्छा है, वो इसलिए नहीं खड़ा है, वो इसलिए खड़ा है कि मेरा नंबर मेरे पेरेंट्स देखेंगे और मेरे पेरेंट्स को अगर 4 नंबर भी कटे हुए नजर आएंगे तो वो मुझे कहीं ना कहीं टॉर्चर करेंगे कि बेटा तेरे को नंबर की। हाँ, मैंने क्या वही बात साहब, हम मैं यही पूछना चाहता हूँ कि इस स्थिति से बच्चा बाहर कैसे निकले। इसमें किस किस का रोल हो सकता है? आसपास के उसके दोस्तों का, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, टीचर्स का, वही बता रहा हूँ आपको। देखिए दोस्त का रोल का समय नहीं, दोस्त के मन में मैं बता रहा हूँ, दोस्त का रोल का समय अब रह नहीं गया क्योंकि 21 तारीख को तो पेपर ही है। इस समय में सिर्फ 2 का रोल होगा और इम्पोर्टेंट रोल होगा। उसमें सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स के हैं कि जब हमारे दोस्त हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते चले जाते हैं और हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो चाहे हमें कितना भी मोटिवेट करता है ना, लेकिन अंदर से तो एक आवाज़ आता है ना, यार हम उससे तो कमज़ोर हैं। तो इसमें मैं तो कहूँगा कि एक से दोस्ती करो, सिर्फ एक से, और वह किताब ही आपका सच्चा दोस्त है, आप उससे दोस्ती करिए। बाकी आपको जो प्रॉब्लम्स होता है जरा समझने की कोशिश करिए। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, आप पेरेंट्स को बताइए कि पापा मेरे को ये दिक्कत है, मम्मी मेरे को ये दिक्कत है। आप अपने टीचर से बैठिए क्योंकि दूसरा पेरेंट तो आपके टीचर ही है, और टीचर से सारी चीज़ें बताइए, जो भी आपको दिक्कतें लग रहा है ना कि ऐसी भी है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत है। और आपको बताओ मैं, जो बच्चा टीचर से खुल के बोल दिया ना कि सर मेरे को ये दिक्कत है, सिलेक्शन सिर्फ उसी का होना होता है। वैसे तो दोस्ती बहुत अच्छी चीज होती है। मैं दोस्ती पे सारी बातें ना ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते, टीचर को भी नहीं बता सकते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, दोस्ती अलग चीज होती है, लेकिन जिस चीज के लिए आप बात करें ना, दोस्त तो आपको सपोर्ट करेगा, आप चीजों को समझिए। दोस्त तो सपोर्ट करेगा, लेकिन ये दिल नहीं करता है ना, ये दिल तो जानता है ना कि हम उससे कमजोर हैं, हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं उससे, उसको देख करके कि वो क्यों अच्छा हो रहा है। अपना कुछ टिप्स बताओ आप, जैसे हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। इसको नीट की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र वो भी देखेंगे, जो नीट की तैयारी छात्र कर रहे हैं उनके माँ बाप भी देखेंगे, दूसरे टीचर्स भी देखेंगे, जो दूसरे क्लासेस हैं, जो कोचिंग सेंटर है वो भी देखेंगे। तो कुछ ऐसे टिप्स बताओ जो बच्चों के भी काम आए, टीचर्स के भी, उनके माँ बाप के भी, ताकि बच्चा तनाव में आके कोई गलत कदम ना उठाए। देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी सुन रहे होंगे, मैं एक ही बात कहूँगा कि बच्चे को आप हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करिए। बच्चा तो बच्चा होता है, उसको तो जैसे मोड़ेंगे वैसे मुड़ेगा। हाँ, एक बच्चा अगर मान लीजिए कमज़ोर है तो कोशिश करिए कि देखिए एक दिन में किसी का सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, ये बात आप भी जान रहे हैं, लेकिन 1 से 2 तो बन सकता है, 2 से 3 तो बन सकता है, 3 से 4 तो बन सकता है ना। तो एक स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उस पर प्रेशर ना दे दे कि बेटा तू गलती क्यों कर रहा है, बार बार गलती। हाँ, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको ये टिप्स दीजिए कि बेटा ये गलती की हो, एक डायरी बनाओ, उस डायरी में आपने जो जो गलतियां किया है उसको लिखिए और उस गलती को बार बार आप रिवाइज करिए। उसमें अगर कोई दिक्कत होता है तो टीचर्स का रोल होगा कि उस गलतियों पर उसको फोकस किया जाएगा, तो वो जो प्रेशर लेवल होता है वो थोड़े कम हो सकता है। हाँ, एक दिन में ये प्रेशर लेवल कम नहीं होगा। डिप्रेशन में मान लो कोई बच्चा आ भी जाता है, हाँ, तो वो कैसे बाहर निकले? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, वो डिप्रेशन म्यूजिक सुने, उसकी अपनी हॉबी को देखे। नहीं, ऐसा क्या करे कि डिप्रेशन से बाहर निकले? देखिए एजुकेशनल फील्ड में डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक ही साधन होता है और वो होता है अच्छी नींद। जब आपकी नींद अच्छी होगी, जब आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करिए। एजुकेशनल फील्ड तो आपका है जी, बच्चों का नहीं है। हाँ, नहीं, बच्चे का भी, हम दोनों का मिलकर के एजुकेशनल फील्ड होता है। वो तो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ ना, तो उसको
बस अच्छी नींद होनी चाहिए, अच्छे डाइट होनी चाहिए, और साथ साथ तो एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से तनाव में बहुत ज़्यादा कमी आती है। मैंने ये चीज़ रिसर्च में पाया है कि बच्चे को कम से कम 15 से 20 मिनट योगा या ध्यान या एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, ताकि जब अलग तरीके का एटमॉस्फेयर मिलता है बच्चों को तो थोड़े से कमी आता है इन चीज़ों में। अच्छा, जो पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है वो जो परसेंटेज वाला, वही सर मैंने आपको बताया ना कि देखो क्या होता है, परसेंटेज से बहुत ज्यादा वही दिक्कत है कि बच्चे इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि मेरे को अच्छे कॉलेज मिलना है, बच्चे इसीलिए पढ़ रहे हैं कि मेरे माँ बाप को मैं अपना परसेंटेज दिखा दूं। तो उनके लिए क्या हो गया? मैं इसमें तो कहीं ना कहीं दोनों का रोल है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए बच्चे को कि बेटे इस परसेंटेज से कुछ नहीं होने वाला है, महत्वपूर्ण आप हो, आपकी जिंदगी है, और ये परसेंटेज इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा, लेकिन आप अच्छे रास्ते पे चलो। इस विश्वास में बच्चे को बिल्कुल लेना होता है। इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रोल है कि पेरेंट्स को साथ देना चाहिए बच्चों को। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार की बता रहा हूँ, इस बार सीबीएसई का एग्जाम हुआ, ठीक है, तो मेरे सामने कई ऐसे बच्चे आए जो अपना पेपर लेके आया ये दिखाने के लिए, सर देखो इसमें से कुछ नंबर बढ़ सकते हैं क्या। अच्छा, तो रीचेकिंग करवा लूंगा। तो सर नंबर थोड़ा बढ़ जाता तो अच्छा हो जाता ना। तो प्रॉब्लम उसके साथ क्या है ना कि वो माँ बाप को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम भी उस लेवल पे हम जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों का रोल है। तो इसमें पेरेंट्स को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चे को नंबर पे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। हाँ, नज़र रखिए, क्योंकि नज़र नहीं रखेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे कोई और रास्ता पकड़ ले, क्योंकि ये एज होता है। इस एज में रास्ते कई सारे निकलते हैं, जिसमें अच्छे रास्ते पे बहुत कम ही लोग चलते हैं, लेकिन जो गलत रास्ते होते हैं उसमें पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ास करके 15 साल से लेकर के 20 साल का जो एज होता है, इसमें रास्ता बदलने का बड़ा डर रहता है। यही तो उम्र होती है। हाँ, यही उम्र होता है, रास्ते बदल जाते हैं। तो भी आपने अपने बच्चों को जो जिनको आप क्लास देते हो, ट्यूशन देते हो, उनको ये समझाने की कोशिश की है कि नीट ही सब कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल समझाता हूँ, मैं बिल्कुल समझाता हूँ। जो बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं ना, सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए ना नीट ही सब कुछ है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं। देखिए मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या है ना। अच्छा झा साहब, जैसे ये री नीट का एग्जाम होगा, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे मिलेंगे जिनका ना जो नीट का पहले एग्जाम दिया था उनको पता है, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि वो क्या करके आए हैं पेपर में, तो उनको ये होता है कि हाँ हमारे कम नंबर आने थे, ये उनके लिए ये दूसरा चांस हो गया, क्योंकि उनका रिवाइज भी हो गया है। वो सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि यार मेरे ना नंबर बहुत अच्छे आने थे, और उनकी जो उनका लक्ष्य था जो पास था वो होने थे अच्छे नंबरों से। उन बच्चों के बारे में आपका क्या कहना है जो ये सोच रहे हैं कि पहले अच्छा हो चुका था, अब कम ना हो जाए, वही बात मैं आपको अभी वही समझाने की कोशिश किया कि देखो क्या होता है। आप पेपर उठाए, मैं 2025 का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं 2025 में क्या महसूस किया, क्या पेपर टफ थे? नहीं, पेपर टफ नहीं थे, कैलकुलेटिव थे। क्या पेपर टोटली डिफरेंट हो गए थे? नहीं, स्टार्टिंग से के जो 3-4 क्वेश्चन आए ना फिजिक्स के ही, सरफेस टेंशन वाला ही क्वेश्चन मैंने जो देखा, बच्चा पहला क्वेश्चन देखते डिप्रेशन में आ गया। अब पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, उससे नहीं बना, वो सोच में पड़ गया कि भैया हमसे पेपर अब नहीं होने वाला है। अब क्यों नहीं हुआ उससे पेपर, जरा उसको समझिए। वो बच्चा स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो देखा उससे ही परेशान हो गए। अब मैं उस बच्चे को सलाह दूंगा जो बच्चा का 670, 680, 650, 620 मतलब 600 के रेंज में जा रहे हैं, वो डर रहा है कि मेरे को कहीं डिक्लाइन में ना चला जाऊं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि मूल मंत्र बता रहा हूं। इस समय में आप फार्मूला रिवाइज करिए। पहले फार्मूला को रिवाइज करेंगे अच्छे लेवल पे, और जैसे ही फार्मूला रिवाइज अच्छे से हो गया तो एक बार क्विक नोट्स को फटाफट देखते चले जाइए। एग्जाम में जब बैठें समझने की कोशिश करिएगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग जब, अब पूरे दिनचर्या समझिए एग्जाम का कैसा होना चाहिए। जब बच्चा एग्जाम देने जाए तो रास्ते में किसी से फालतू बहस ना करे। वो बच्चा सीधा सेंटर पे जाए, सेंटर पे भी उसको किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल माइंड को शांत रखना है, रिलैक्स करके रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सुबह खराब हो जाता है तो खराब होते ही चले जाता है। तो बच्चे का बस सबसे बड़ी चीज है उसकी, वो साइकोलॉजिकली वहां पर स्ट्रांग रहना है उसको। सबसे पहले मैं सलाह दूंगा, सबसे पहले बच्चे को बायो का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है ना,
कि बायो में मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं वहाँ पर। और आप मानो कि बायो के पेपर जब आप अटेम्प्ट लेते हो तो आपसे जैसे ही 90 क्वेश्चन में से 60-70 क्वेश्चन यूं ही बनते चले गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यूं ही बूम करता है सीधा। और जैसे ही उतना उछाल मारेगा, उसी बीच में आप क्या करो ना, फिजिक्स को देखो। फिजिक्स में क्या करो ना कि जो क्वेश्चंस आपको इजीली बन रहे हैं, तो ये कई ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आपके टीचर्स ने पहले पढ़ा चुके हैं और वही चीजें डाटा वहां मिल जाएंगे। आप फटाफट उसको सॉल्व करते जाओ। कम से कम 15 क्वेश्चन करने के बाद आप केमिस्ट्री की तरफ देखो और केमिस्ट्री बना जाओ। आप इस बात को समझो कि आप उसके चक्कर में मत पड़ो कि यार ये क्वेश्चन ना हमसे नहीं होगा तो अगला क्वेश्चन नहीं होगा। आप उस क्वेश्चन को तत्काल इग्नोर कर दो, क्योंकि इस बार एनटीए ने, आपको पता होगा कि 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया है। अब 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया? इसी वजह से दिया है कि बच्चा कि कई वहां पर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये बात एनटीए जानता था कि ये चीजें बच्चे के साथ आ सकते हैं, तो इसलिए 15 मिनट आपको क्वेश्चन करने के लिए नहीं दिया है, 15 मिनट आपको स्ट्रांग बनने के लिए दिया है, ताकि आप आराम से पेपर को सॉल्व कर सके। 3 घंटे के बजाय 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आपका होने जा रहा है, तो उस 15 मिनट को यूज करना है। अब उस 15 मिनट में वो क्वेश्चन करिएगा जो फिजिक्स के क्वेश्चन आपको टफ लगे थे, जिसकी वजह से डिप्रेशन में आ रहे थे उस वक्त क्वेश्चन में, उसको तो उसी वक्त छोड़ देना है और वो क्वेश्चन को 15 मिनट में ले जाइए। केमिस्ट्री के उस क्वेश्चन को 15 मिनट में ले जाइए जो आपको टफ दे रहा था। तो अब ऐसे बच्चे को मैं यही सलाह दूंगा कि इस समय में कोई नई चीज मत पढ़िए। अब मैं तो कहूंगा कि आज के बाद टेस्ट